रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जेई और नीट में सबसे टफेस्ट पार्ट लगता है, सबसे टफेस्ट पार्ट ही रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। ये लगभग समझ में आता ही नहीं है, और अगर समझ में आ जाता है तो इसके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व नहीं हो पाते, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको रोलिंग फ्रिक्शन ईजी एंड इंटरेस्टिंग लगेगा। आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा, आप कॉन्फिडेंस से बोलोगे कि हाँ मैं रोलिंग फ्रिक्शन का हर एक क्वेश्चन विद इन हाफ मिनट में सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बस करना कितना है कि वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, और रोलिंग फ्रिक्शन में बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आने वाला है। जिस तरीके से, जिस यूनिक वे से अब मैं करवाने जा रहा हूँ रोलिंग फ्रिक्शन, ऐसा यूनिक तरीका पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन समझने के लिए बस एक सिंगल क्वेश्चन समझना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया और उसका आंसर मिल गया तो समझ लो रोलिंग फ्रिक्शन प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक एंड अ रेगुलर बॉडी। जो फ्रिक्शन एक्ट होता है, मतलब किसी ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगता है या फिर किसी बॉडी पर फ्रिक्शन लगता है, उसमें क्या डिफरेंस है, और रेगुलर ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शन लगता है उनमें क्या डिफरेंस है। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिस्क, रिंग, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सभी रेगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना है। तो सबसे पहले हमने मैकेनिक्स में ये किया हुआ है, फ्रिक्शन वाले टॉपिक में ये किया हुआ है कि किसी भी ब्लॉक, किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा, अप्लाइड फोर्स होएगा, वो हमेशा म्यू एम जी की वैल्यू से ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अप्लाइड फोर्स हमेशा म्यू एम जी की वैल्यू से ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी ब्लॉक चलेगा। देखो जैसे कि एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। जैसे कि टायर है, टायर दिख रहा है, ये एक टायर है, इसे ब्लॉक की तरह मान लेते हैं। एक बार मैं इसको उठा के देख लेता हूँ, इसका मास कितना है। ऐसे उठेगा ही नहीं उससे शायद, तो 10 kg मान लेते हैं न्यूट्रॉन से, 10 kg मान लिया। और म्यू मान लेते हैं 1। म्यू टायर के केस में लगभग 1 ही होता है, म्यू 1 ही मान लेते हैं। तो म्यू एम जी कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। म्यू एम जी कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। तो इस टायर को चलाने के लिए 100 न्यूटन अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन से ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन से ज़्यादा रखना पड़ेगा, तभी ब्लॉक चलेगा। देखो जैसे कि मान लो मैं 50 न्यूटन लगा रहा हूँ, अभी 50 न्यूटन, ठीक है, 50 न्यूटन में नहीं चल रहा, 80 में भी नहीं चल रहा, मुझसे तो 100 में भी नहीं चलेगा। 100 लगाएंगे तो भी नहीं चलेगा। अब देखो जैसे मैं 100 लगाता हूँ, 100 में भी नहीं चल रहा। अब जैसे ही 100 न्यूटन से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ये चल पड़ेगा। देखो 100 से ज़्यादा फोर्स देते क्या ब्लॉक चल पड़ा ना। 100 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाने पर ब्लॉक क्या करना स्टार्ट कर दिया? चलना स्टार्ट कर दिया। तो हमेशा ही ब्लॉक को चलाने के लिए म्यू एम जी की वैल्यू से ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ब्लॉक चल पाएगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ये थ्योरी दी साइंटिस्ट ने कि हमेशा ही म्यू एम जी की वैल्यू से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। लेकिन मैं इसको 5 न्यूटन में भी चला सकता हूँ। एक बार टायर को देखते हैं दोबारा से, एक बार इसको वर्टिकली रखते हैं, ठीक है। अब देखो 5 न्यूटन में चला के दिखाऊं, चल गया ना। पहले कितना फोर्स लगाना पड़ रहा था? 80 पे भी नहीं चला, 90 पे भी नहीं चला, 100 पे भी नहीं चला। 100 से ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ये चल पड़ा। लेकिन अब तो ये 5 न्यूटन में चल रहे हैं, 5 न्यूटन में भी चल रहे हैं ना। देखो दोबारा से देखो, 5 न्यूटन फिर से चल पड़ा। तो यही सेम क्वेश्चन है कि रेगुलर ऑब्जेक्ट्स में म्यू एम जी की वैल्यू से कम फोर्स में भी ये चल रहा है, लेकिन ब्लॉक जो होते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स में नहीं चलता, लेकिन रेगुलर जो बॉडी होती है इनमें चल रहा है। तो ऐसा क्यों? तो जो थ्योरी दी गई थी कि म्यू एम जी की वैल्यू से ही ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तभी ये चलेगा, तो ये तो इस केस में क्या होगी? फ्लॉप होगी। रेगुलर ऑब्जेक्ट्स में क्या होगी? फ्लॉप होगी थ्योरी, है ना। टायर के केस में नहीं हो रहा। टायर को जैसे ही वर्टिकली रखा तो ये तो 5 न्यूटन में चल पड़ा, म्यू एम जी की वैल्यू से ज़्यादा फोर्स की नीड ही नहीं हुई, 5 न्यूटन में ही चल पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो रही है? थ्योरी फ्लॉप हो रही है, थ्योरी फ्लॉप हो रही है यहाँ पे। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जो ये हमारी थ्योरी है, म्यू एम जी की वैल्यू से ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, तो ये सिर्फ वैलिड है ब्लॉक के केस में। किसके केस में? ब्लॉक के केस में। रेगुलर ऑब्जेक्ट के केस में ये चीज़ वैलिड नहीं है। तो अब ये ऐसा क्यों? अलग फ्रिक्शन क्यों लगता है, अलग फोर्स क्यों देना पड़ता है? ये जो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनमें कम
म्यू एम जी की वैल्यू से कम अगर फोर्स लगाएंगे तो भी चल पड़ते हैं, ये ऐसा क्यों, यही क्वेश्चन है और इसका आंसर मिल गया तो रोलिंग फ्रिक्शन समझ में आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन क्या है? डन। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन ये है कि रेगुलर्स ऑब्जेक्ट को छोड़ के हर एक ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है, वो म्यू एम जी की वैल्यू से हमेशा ही ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे कि मास, इसका मास कितना माना था हमने? मास इसका मान लेते हैं 10 kg, म्यू मान लेते हैं 1। तो यहाँ से एफ एक्स मैक्स कितना आ जाएगा? एफ एक्स मैक्स म्यू एम जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 न्यूटन। तो इस ब्लॉक को चलाने के लिए 100 न्यूटन से ज़्यादा का फोर्स ही अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये ब्लॉक क्या करेगा? चलना स्टार्ट करेगा। लेकिन रेगुलर्स ऑब्जेक्ट्स जैसे डिस्क, रिंग, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इनके केस में ऐसा नहीं होता। ये म्यू एम जी की वैल्यू से कम फोर्स में भी चलना स्टार्ट कर देंगे। जैसे टायर वाला एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको करके दिखाया, इनके लिए म्यू एम जी की वैल्यू से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना नहीं पड़ता, ये कम फोर्स में भी चलना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा क्यों है वही समझेंगे अब हम। पहले तो कुछ रिजल्ट्स याद करेंगे, फिर बाद में समझेंगे ऐसा क्यों है। तो जैसे मान लो ये डिस्क है, ये क्या है? एक डिस्क, रेगुलर बॉडी है, डिस्क है। डिस्क के केस में हमेशा ही फ्रिक्शन F/3 लगता है। हमेशा ही फ्रिक्शन कितना लगेगा? F/3। ये बात याद कर लो। अगर फोर्स हमने ऐसे लगाया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? F/3। फोर्स लगाया F, फ्रिक्शन लगेगा F/3। फोर्स लगाया F, फ्रिक्शन लगेगा F/3। याद कर लो, ये माइंड में सेट कर लो। लॉ ऑफ मोशन में ये हमने किया था कि जितना फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन लगेगा, जितना फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन नहीं, रेगुलर बॉडी में ये केस नहीं होता। इनके लिए फिक्स ही होता है कि फ्रिक्शन इतने लगेगा। अगर आप F का फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन F/3 ही लगेगा। डिस्क के केस में, यहाँ पे हम डिस्क की बात कर रहे हैं, अभी किसकी बात कर रहे हैं? डिस्क की। तो डिस्क के केस में आप फोर्स F लगाओगे तो फ्रिक्शन F/3। ये बात पहले माइंड में याद कर लो। ये ऐसा क्यों होता है ये आगे समझाएंगे, लेकिन पहले याद करना ही पड़ेगा आपको। याद करो पहले फटाफट कि डिस्क के केस में फोर्स अगर ऐसे लगाएंगे F का, तो इधर क्या लगेगा? F/3 का फ्रिक्शन। ठीक है, हो गया। जैसे मान लो फोर्स हमने लगा दिया 30 न्यूटन, फोर्स कितना लगा दिया? 30। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 30/3। तो ये कितना आ जाएगा? 10। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 10 का। तो एफ नेट कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। तो डिस्क के केस में हमेशा ही फ्रिक्शन F/3 ही लगेगा। डिस्क के केस में हमेशा ही फ्रिक्शन F/3 लगेगा। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये था जो मैंने समझाया, ये था डिस्क के केस में। डिस्क के केस में हमेशा ही फ्रिक्शन कितना लगता है? F/3। अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं F का, तो फ्रिक्शन लगेगा F/3 का। डन। लेकिन रिंग के केस में अलग होता है, होलोस्फीयर के केस में अलग होता है, एंड सॉलिड स्फीयर के केस में भी अलग होता है। रिंग के केस में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं F का, तो फ्रिक्शन लगेगा F/2 का। फोर्स लगाया F का, फ्रिक्शन लगेगा F/2 का। फोर्स लगाया F का, फ्रिक्शन लगेगा F/2 का। ये बात माइंड में सेट कर लो। अगर फोर्स लगाया F का, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? F/2। कितना लगेगा? F/2। डिस्क के केस में मैंने बता दिया कि फोर्स लगाया F का, तो फ्रिक्शन लगेगा F/3 का। और ये बिल्कुल सही बातें हैं। ये ऐसा होता क्यों है ये मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन जो अभी बता रहा हूँ पहले ये याद करो। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो ये समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आया कहाँ से इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी समझाएंगे, लेकिन वो लास्ट में। पहले ये याद कर लो, ये इनसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो ये याद करो पहले फटाफट। डिस्क के केस में कितना लगेगा? F/3। रिंग के केस में F/2 फ्रिक्शन। होलोस्फीयर के केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगता है 2/5F। होलोस्फीयर के केस में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं F का, तो फ्रिक्शन लगेगा 2/5F का। फोर्स लगाया F का, फ्रिक्शन लगेगा 2/5F। रिंग के केस में लगता है F/2, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। डिस्क में लगता है F/3 एंड होलोस्फीयर में लगता है 2/5F। 3 रिजल्ट याद हो गए? ठीक है, लास्ट सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं F का, तो फ्रिक्शन लगेगा 2/7F। अगर फोर्स लगाया F का, तो फ्रिक्शन लगेगा 2/7F। ये बात माइंड में याद कर लो कि सॉलिड स्फीयर के केस में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं F का, तो फ्रिक्शन लगेगा 2/7F का।
और ये इतना ही लगेगा, ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते हम, 2/7f का ही लगेगा, तो 2/7f का ही लगेगा। ठीक है, 4 रिजल्ट्स हैं, ये 4 रिजल्ट्स याद करो, इनके क्वेश्चन करते हैं, फिर ये ऐसा होता क्यों है ये समझेंगे। पहले ये 4 रिजल्ट्स याद कर लो फटाफट कि रिंग के केस में अगर फोर्स F का लगाया तो फ्रिक्शन लगेगा F/2 का, डिस्क के केस में अगर फोर्स F का लगाया तो फ्रिक्शन लगेगा F/3 का, होलोस्फेयर के केस में अगर फ्रिक्शन F का लगाया तो फोर्स F का लगाया तो फ्रिक्शन लगेगा 2/5F का, और अगर सॉलिड स्फेयर में फोर्स लगाया F का तो फ्रिक्शन लगेगा 2/7F का। ये 4 रिजल्ट है, फटाफट याद कर लो, फिर इन पे क्वेश्चन करते हैं। हो गए होंगे याद। अब एक क्वेश्चन करते हैं, पहले डिस्क के केस में एक क्वेश्चन करते हैं। ये डिस्क है, इसका मास कितना है 20 kg, म्यू है 0.2। अब हम अप्लाई फोर्स ये लगाएंगे, ये सारे अप्लाइड फोर्स है, फ्रिक्शन बताना है और एक्सेलरेशन बताना है, फ्रिक्शन बताना है और एक्सेलरेशन बताना है। पहले तो इसका म्यू mg निकालते हैं, म्यू mg कितना आएगा, म्यू mg की वैल्यू कितनी आएगी 40, म्यू mg की वैल्यू कितनी आएगी 40। ठीक है, अगर हमने अप्लाइड फोर्स, अगर इस डिस्क पे फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन का, फोर्स कितने का कर दिया 30 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन बताना है कितना लगेगा। तो कितना लगता है F/3, डिस्क के केस में कितना याद किया था F/3 लगता है, तो F/3 कर देंगे तो फ्रिक्शन कितना आएगा, F/3 कर दिया मान लो, F/3, F की वैल्यू कितनी है 30/3, तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 10, फ्रिक्शन कितना आ जाएगा 10। एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है नेट फोर्स बाय नेट मास, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 20, मास कितना है इसका, मास 20/20, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट अप्लाइड फोर्स कर दिया 60 का, अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया 60, अब कर दिया 60 कर दिया 60/3, 60/3 कितना हो जाएगा 20, फ्रिक्शन कितने का लगेगा 20 का, 60/3 कर दिया तो फ्रिक्शन कितने का आ जाएगा 20 का, 20 आ गया। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एफ नेट कितना आ जाएगा 40, 60 का लगाया 20 का फ्रिक्शन लग गया, नेट कितना आ गया 40 और डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है 20 kg, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब अप्लाइड फोर्स कर दिया 90 कर दिया जी, 90 कर दिया 90/3, 90/3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 30, फ्रिक्शन कितना लगेगा 30, 19 फोर्स लगाया 30 का फ्रिक्शन लग गया, तो नेट कितना आ जाएगा 60/20, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। 120 का फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, उसका थर्ड कर देंगे, तो 120 का थर्ड आ जाएगा 40, तो 120 फोर्स लगाया, फ्रिक्शन लगा 40 का, तो नेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब बात करते हैं 150, हमने यहाँ पर फोर्स लगा दिया कितने का, एक बार रुको, अप्लाइड फोर्स कर दिया 50 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया, सॉरी 150 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितना है 150, लेकिन फ्रिक्शन 40 ही लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा 40, क्योंकि म्यू mg की वैल्यू से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, ये बात याद रखो कि म्यू mg की वैल्यू से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, किसी भी केस में नहीं लगेगा, हमेशा ही मैक्सिमम वैल्यू इसकी 40 है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन है, तो 40 से ज़्यादा कैसे लग सकता है, तो 40 से ज़्यादा नहीं लग सकता, अगर हम इतना फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन 40 का ही लगेगा, ठीक है। तो ये बात याद कर लो, चाहे 50 का लगे, 40 के बाद लास्ट 40 लगेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 40 ही आ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन ही कितना लग सकता है 40 न्यूटन का, तो 40 न्यूटन से ज़्यादा कैसे लगा सकते हैं, जब म्यू mg की वैल्यू ही 40 है तो 40 से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ये बात याद रखो। तो 150 अगर अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शन 40 ही लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाई में 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था डिस्क के केस में, अब समझ गए। अब डिस्क के केस में एक क्वेश्चन कर लिया, अब एक रिंग में करेंगे होलोस्फेयर सॉलिड स्फेयर। पहले तो ये बताओ, ये समझ गए ना,
अच्छे तरीके से समझ गए। डिस्क में जब भी फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, F/3 का। फोर्स F का लगाए तो फ्रिक्शन F/3 का डिस्क के केस में, राइट। क्वेश्चन समझ गए, ओके। आगे करते हैं रिंग के केस में करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। होलो सिलेंडर दे रखा है, इस बार मास है 2 kg, म्यू की वैल्यू है 0.6। होलो सिलेंडर रिंग की तरह ही लेके चलते हैं, मतलब जो रिंग के केस में फ्रिक्शन लगता है वही होलो सिलेंडर के केस में लगेगा। डन। रिंग के केस में क्या याद किया था कि फोर्स लग रहा है F का तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, F/2 का। फोर्स लग रहा है F का तो फ्रिक्शन कितने का लगेगा, F/2। तो रिंग के जैसे बिहेव करेगा यहाँ पे होलो सिलेंडर। पहले तो इसकी म्यू एम जी निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है फ्रिक्शन की, म्यू एम जी निकाल लेते हैं, कितने आ जाएगी, 12 न्यूटन। डन। अप्लाइड फोर्स है 8 न्यूटन का, अप्लाइड फोर्स कितना है, 8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन रिंग के केस में क्या याद किया था, F/2, तो ये हो जाएगा 8/2। तो फ्रिक्शन कितने का लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इधर 4 का, कितना लगेगा, 4। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 8 का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लगा 4 का, तो नेट कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय मास कितना है, 2। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्लाइड फोर्स है 12 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितना है, 12 न्यूटन। अब हो गया 12, 12/2 कितना आ जाएगा, 6। अब आ गया 6, तो फ्रिक्शन कितने का लगेगा, 6 का। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितने का आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्लाइड फोर्स है 16 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितना है, 60 न्यूटन, 16। तो ये कितना हो जाएगा, 8/2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पता चल गया ना 8 कैसे आया, F/2 कर दिया तो 8 आ जाएगा। F कितना था, 16/2, 8 फ्रिक्शन आ गया। नेट कितना आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय मास 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ओके। 24 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, 24 न्यूटन का डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ से, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 30 न्यूटन। अब देखो 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये देखो 30 न्यूटन। मैं रफ करके दिखाता हूँ आप लोगों को, रुको ऐसे समझ नहीं आएगा। 30 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स कितने हैं, 30 न्यूटन। लेकिन फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 ही है, 12 से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो कैसे लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन ही 12 लग सकता है। तो आप चाहे अप्लाई फोर्स कितना ही लगाओ, फ्रिक्शन तो 12 ही लगेगा, राइट। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की 12 ही है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 12, 30 - 12 कितना आएगा, 18 ही होता है ना, हाँ 18 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिंग वाला केस भी समझ गए होगे। रिंग वाले केस में क्या हमने रिजल्ट्स याद किया था कि अगर फोर्स लग रहा है F का, अप्लाइड फोर्स है F का, तो फ्रिक्शन कितने का लगेगा, F/2 का। फ्रिक्शन कितने का लगेगा, F/2 का। इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा, इस तरफ फोर्स लग रहा है F, फ्रिक्शन लगेगा F/2, राइट, ओके। तो ये था रिंग वाला केस, हो गया। अब करते हैं 2 क्वेश्चन और करते हैं, डन। अब सुनो होलोस्फेयर के केस में क्वेश्चन। जब फोर्स लगाएंगे F का तो फ्रिक्शन कितना लगेगा,
2/5F। अगर होलोस्फेयर पे फोर्स लगाया F का तो फ्रिक्शन कितने का लगेगा? 2/5F। F 2/5F। ठीक है, पहले म्यू एम जी पता कर लेते हैं। म्यू एम जी कितना है? म्यू एम जी कितना हो जाएगा? कितना होगा? 20। अप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन का। कितने का? 20 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स हो गया 20 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? फ्रिक्शन कितना होगा? 2/5 × 20, तो ये कितना आ जाएगा? फ्रिक्शन कितना का आ गया? 8 का। कितने का आ गया? 8 का। 20 में से 8 गए, 12/4। तो एक्सेलरेशन कितने का आ जाएगा? 3 मीटर/सेकंड²। समझ गए फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अप्लाइड फोर्स कर दिया 40। अप्लाइड फोर्स कर दिया 40 न्यूटन। अब कर दिया 40 न्यूटन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40। कितना आ गया? 40। तो कितने पे कटेगा? 8 × 2 = 16। तो फ्रिक्शन कितना आ गया? 16 का। 40 में से 16 गए, तो कितने बचेंगे? 24 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा? 6 मीटर/सेकंड²। राइट। अप्लाइड फोर्स कर दिया 60 न्यूटन का। अप्लाइड फोर्स 60 न्यूटन। 60, तो ये कितने पे कटेगा? 12 × 2 = 24। 60, रुको एक मिनट, 12 × 2 = 24। 24। अब देखो 24, लेकिन 24 तो लग ही नहीं सकता। 24 तो लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20 है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20। तो 24 नहीं लग सकता, यहाँ पे 20 ही लगेगा। कितना लगेगा? 20। तो 60 में से 20 गए, कितने बचे? 40। 40/4। एक्सेलरेशन कितने का आएगा? 10 मीटर/सेकंड²। अब अप्लाइड फोर्स है 80 न्यूटन का। अप्लाइड फोर्स कितना है? 80 न्यूटन का। तो 80 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, लेकिन फ्रिक्शन 20 से ज़्यादा नहीं लग सकता। ये बात माइंड में याद कर लो कि म्यू एम जी की वैल्यू जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है उससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। चाहे अप्लाइड फोर्स कितना भी लगाओ, फ्रिक्शन 20 ही लगेगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 20। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 60/4। तो ये आ जाएगा 15 मीटर/सेकंड²। 15 ही आएगा ना? हाँ 15। कितना आ जाएगा एक्सेलरेशन? 15 मीटर/सेकंड²। तो ये था होलोस्फेयर के केस में। अगर हम होलोस्फेयर के केस में फोर्स F का लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन कितने का लगेगा? F का अगर फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन लगेगा 2/5F। फोर्स अगर F का है तो फ्रिक्शन कितने का लगेगा? 2/5F। ओके, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ गए होगे ये, है ना? क्वेश्चन देख लो, इस तरीके से होते हैं सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन, सॉलिड स्फीयर दे रखा है जिसका मास है 5 kg, म्यू की वैल्यू है 0.6। तो सॉलिड स्फीयर के केस में हमने क्या रिजल्ट याद किया था कि अगर फोर्स लग रहा है F का, तो फ्रिक्शन कितने का लगेगा? 2/7F। फोर्स लग रहा है F का तो फ्रिक्शन लगेगा 2/7F। ये रिजल्ट याद किया था, तो वही अप्लाई करना है। आ जाओ, पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है ये निकाल लेते हैं। मतलब म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू 6, ये लग सकता है 30 न्यूटन। कितना लग सकता है मैक्सिमम? 30 न्यूटन। ओके, अप्लाइड फोर्स है 21। फ्रिक्शन बताना है। फ्रिक्शन तो क्या होता है? 2/7 × F कितना है? 21। तो ये आ जाएगा 3 × 2 = 6। 21 में से 6 गए तो कितना बचा? 50। 15 डिवाइडेड बाय मास कितना है इसका? 5 kg। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 मीटर/सेकंड²। 3 मीटर/सेकंड²। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कर दी 49 न्यूटन। कितनी कर दी? 49 न्यूटन। तो 2 डिवाइडेड बाय 7 × 49, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा?
14, 29 में से 14 गए, सॉरी 49 में से 14 गए तो कितना बचेंगे? 36 ही आएगा ना? हाँ, 36 डिवाइडेड बाय 5। रुको यार, 9 में से 4 गए, 35 आएंगे। 35 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्लाइड फोर्स कर दिया 105, अप्लाइड फोर्स कितना कर दिया? 105 न्यूटन से। तो फ्रिक्शन निकालते हैं, 2/7 × 105, ये कितना बनेगा यहाँ पे? एक मिनट, $15, $30। अगर अप्लाइड फोर्स 105 है तो 30 फ्रिक्शन लगेगा। कितना लगेगा? 30। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालते हैं। 105 में से 30 गए, 105 में से 30 गए तो कितना बचेगा? 105 माइनस 30 तो ये बचेगा 75 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, लास्ट, अगर अप्लाइड फोर्स 210 का कर दिया, कितना कर दिया? 210 का, तो फ्रिक्शन बताना है। अगर अप्लाइड फोर्स 210 का करेंगे तो देखो कैसे होगा, 2/7 × 120 तो कितना आ जाएगा? 30, 32 तो 60, ये बन रहा है 60। लेकिन 60 फोर्स नहीं लग सकता, ये बात माइंड में याद कर लो कि μmg की वैल्यू से ज़्यादा फ्रिक्शन कभी भी नहीं लगेगा। राइट, μmg की वैल्यू कितनी है? 30 न्यूटन, मैक्सिमम फ्रिक्शन ही 30 न्यूटन लग सकता है, तो 60 तो लग ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 30 न्यूटन। अब 210 में से 30 गए, 180 डिवाइडेड बाय 5 तो ये कितना बनेगा? 30 बनेगा, 36 बनेगा। एक मिनट, 5 3 50, 36 ही बनेगा। 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन सारे हो गए। अब क्वेश्चन हो गए, रिजल्ट्स हमने याद कर लिए, उन पर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए। अभी ऐसा होता क्यों है ये समझना है, ये समझते हैं। क्वेश्चन समझ आगे हो गए, सब रिजल्ट्स भी याद कर लिए होंगे, अप्लाई करना आगे ना। ओके, डन। ये था लास्ट सॉलिड स्फीयर के लिए। अब सुनो, बाकी जो सारे क्वेश्चन किए थे, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो सारे थे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। जैसे कि ये क्वेश्चन किया था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर था, ये क्वेश्चन भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था, ये क्वेश्चन भी, ये भी, ये सारे क्वेश्चन थे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। किस पे थे? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। लेकिन जो अब क्वेश्चन करेंगे इसमें आ गया इंक्लाइंड प्लेन। ये कौन सा प्लेन होता है? इंक्लाइंड प्लेन। अब आ गया इंक्लाइंड प्लेन और साथ में क्या हो रही है यहाँ पे? रोलिंग मोशन। तो इंक्लाइंड प्लेन है और रोलिंग मोशन हो रही है, तो इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। ठीक है, देखो इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री। एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये डिस्टेंस कितना है? 54 मीटर। डिस्टेंस है 54 मीटर। म्यू की वैल्यू है 2/5। और जो ये होलोस्फीयर है, ये क्या है? एक होलोस्फीयर। इसका मास कितना है? 10 kg। डन। अब ये 6 क्वेश्चन है। फ्रिक्शन बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है, टाइम टू रीच बॉटम बताना है, लीनियर वेलोसिटी बतानी है और एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। डन। अब पहले फाइंड करते हैं फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर। इस स्फीयर पर फ्रिक्शन कितना लगेगा ये फाइंड करना है। तो देखो, ये जो होलोस्फीयर है ये नीचे किसकी वजह से आएगा? mg की वजह से। किसकी वजह से? mg की वजह से। लेकिन हमेशा mg के कंपोनेंट देखते हैं, तो इधर क्या आएगा? mg साइन थीटा। नीचे क्या लगेगा? mg कोस थीटा। mg साइन थीटा निकालते हैं, mg साइन थीटा। mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 30 तो हो जाएगी 1/2 तो ये आ जाएगा 50। तो इधर कितना लग गया? 50 न्यूटन। नीचे लगेगा 50√3। अगर को mg कोस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 50√3। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। अब फ्रिक्शन बताना कितना लगेगा? क्या बताना है? फ्रिक्शन। तो होलोस्फीयर के केस में कितना लगता है फ्रिक्शन? 2/5
5 इंटू एफ, एफ अब हम लेंगे ये 50 न्यूटन, कितना लेंगे 50 न्यूटन, 20 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना आ गया 20 न्यूटन, यही बताना था, फर्स्ट हो गया। फ्रिक्शन कितना आ गया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। अब बताना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इधर लग रहा है 50, ऊपर लग रहा है 20, नेट कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय मास, मास कितना है 10 kg, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, राइट। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बताना है, अल्फा। अब सुनो, अल्फा फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है अल्फा। इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, ना इसकी वजह से कोई टॉर्क आएगा, ना ही इसकी वजह से कोई टॉर्क आएगा, क्योंकि ये सेंटर में से पास कर रहे हैं। कहाँ से पास कर रहे हैं, सेंटर में से, और जो रेडियस या फिर फोर्स सेंटर में से पास करता है उसकी वजह से टॉर्क नहीं आता। तो इन तीनों की वजह से टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क आएगा तो सिर्फ 20 न्यूटन की वजह से। किसकी वजह से 20 न्यूटन की वजह से। तो 20 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क आएगा पहले वो फाइंड करते हैं। फोर्स कितना है 20, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हाफ, दे रखी है रेडियस में हाफ मीटर, तो टाउ आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर टाउ की क्या होती है, यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है अल्फा, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टाउ की वैल्यू कितनी है 10, आई क्या हो जाएगा 2/3, क्या है ये होलोस्फीयर, होलोस्फीयर में होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। मास कितना है इसका 10 kg, रेडियस 1/2 का स्क्वायर अल्फा, तो 10 से 10 कैंसिल, यह आ जाएगा 3/2 इंटू 4 इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये जगह अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या हो जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फ़ा की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फ़ा कितना आ गया 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 6 यही है ना 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम टू रीच बॉटम, हाँ टाइम टू रीच बॉटम, जब ये होलोस्फीयर यहाँ पर आ जाएगा तो वो टाइम बताना है। तो इसमें इक्वेशन लगा देते हैं, टाइम निकालना है ना, तो लगा देते हैं S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से T निकल जाएगा। S कितना है, S है 54 मीटर। U स्टार्टिंग में तो ये रेस्ट पे था, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, तो U क्या हो जाएगा 0, हाफ। एक्सेलरेशन फाइंड किया था हमने 3, T तो निकालना ही है, तो 2 को इधर लेके जाएंगे, थ्री टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 36, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 6 सेकेंड। टी की वैल्यू, तो टाइम टू रीच बॉटम कितना आ गया 6 सेकेंड, कितना आ गया 6 सेकेंड। डन। लीनियर वेलोसिटी विद विच स्पीयर्स रीच टू बॉटम, वी बताना है, वी बताऊंगा। v इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, u 0 है, एक्सेलरेशन 3 फाइंड किया, टाइम 6 सेकेंड, तो v कितनी आ जाएगी 18 मीटर पर सेकेंड। डन। लास्ट एंगुलर वेलोसिटी, मतलब क्या बताना है ओमेगा। अब इस केस में हम इक्वेशन लगा सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। v फाइंड किया अभी 18, r कितना है इसका, रेडियस हाफ, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 36 रेडियन पर सेकेंड। अब हमने जो ये इक्वेशन लगाई यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा, ये कैसे लगा दी, क्योंकि यहाँ पे रोलिंग मोशन हो रही है, फ्रिक्शन क्या जाता है रोलिंग मोशन। जो हमने सारे केस याद किए थे कि रिंग के केस में अगर F का फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन कितने का लगेगा F/2 का। तो ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन रोलिंग मोशन चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है ये है कि v इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन रहे। देखो जैसे एक बार ये क्वेश्चन हो गया, समझ गए। अब मैं प्रूव करके बताता हूँ कि F/2 ही क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है। पहले ये क्वेश्चन देख लो, हमने ये केस याद किया था, ये रिजल्ट याद किया था कि अगर रिंग है, ये मान लो ये एक रिंग है
ऐसी बनेगी उससे। ये क्या, एक रिंग। तो अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं एफ का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन कितने का लगता है हमेशा ही? फ्रिक्शन कितने का लगेगा? F/2 का। ये फ्रिक्शन F/2 ही क्यों लगता है, यही जानना रह गया बस, बाकी तो सब कुछ हो गया रोलिंग फ्रिक्शन में। तो फ्रिक्शन हमेशा ये जाता है कि V इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन रहे। क्या मेंटेन रहे? V इक्वल टू आर ओमेगा। V इक्वल टू आर ओमेगा जब मेंटेन रहेगा वहाँ पर ही रोलिंग मोशन होएगी, ये ऊपर नीचे भी नहीं हो सकता। फ्रिक्शन इतना ही लगेगा अपने आप। फ्रिक्शन हमेशा अपने आप लगता है, ये नेचुरली लगता है, हम नहीं लगाते फ्रिक्शन कभी भी। हम फोर्स लगा सकते हैं, फ्रिक्शन हम कभी भी नहीं लगाते। फ्रिक्शन अपने आप ही लगता है, और रिंग के केस में F/2 ही लगेगा। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे? रेस्ट में रहे। क्या चाहता है? बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या रहे? हमेशा रेस्ट पे रहे। और वो रेस्ट पर तभी रहेगा जब V इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन रहेगा। V इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन रहेगा। तो फ्रिक्शन को रिंग के केस में इतना ही लगना पड़ता है ताकि V इक्वल टू आर ओमेगा क्या रहे? मेंटेन रहे। तो वहाँ पर क्या होगी? रोलिंग मोशन होगी। रोलिंग मोशन तभी होगी तब V इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन रहेगा। देखो, अगर मान लो फोर्स ज़्यादा लगा दिया, फोर्स अगर ज़्यादा लगा दिया तो वेलोसिटी बढ़ेगी। फोर्स अगर ज़्यादा लगा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो ओमेगा तो कम रह जाएगा। वेलोसिटी बढ़ गई, ओमेगा कम रह गया। तो फ्रिक्शन ये चाहता है कि यार ओमेगा भी बढ़े। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ओमेगा भी बढ़े, क्योंकि मेन काम उसका यही है कि V इक्वल टू आर ओमेगा को मेंटेन रखे, तो वो ओमेगा को बढ़ाएगा। देखो, फ्रिक्शन से आता है टॉर्क, टॉर्क से आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन से आएगी एंगुलर वेलोसिटी। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा, अगर फ्रिक्शन कम लग रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम। तो फ्रिक्शन इतना ही लगता है अपने आप कि V इक्वल टू आर ओमेगा हमेशा क्या रहे? मेंटेन रहे। ठीक है, फ्रिक्शन का मेन मकसद काम यही होता है कि वो बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेस्ट पर रखे, और बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पर तभी रहेगा जब V इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन रहेगा। तो V बढ़ेगा तो फ्रिक्शन अपने आप ही इतना लग जाएगा कि V इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन रहे। तो रिंग के केस में जब फ्रिक्शन F/2 लगेगा तभी ही V इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन रहेगा। ऐसे डिस्क के केस में फ्रिक्शन F/3 लगता है, तो F/3 ही लगेगा फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है V इक्वल टू आर ओमेगा मेंटेन रहे। V इक्वल टू आर ओमेगा तभी मेंटेन रहेगा जब फ्रिक्शन F/3 लगेगा डिस्क के केस में। समझ गया अभी इतना क्यों लगता है? और ये नेचुरली अपने आप ही लगता है, हम नहीं लगाते फ्रिक्शन, फोर्स लगाते हैं हम। अब पता चल गया ना, हो गया सारे कन्फ्यूजन दूर। तो ये ऐसा इसलिए लगता है कि रिंग के केस में फ्रिक्शन हमेशा ही F/2 ही लगेगा, डिस्क के केस में फ्रिक्शन हमेशा ही F/3 लगेगा, होलोस्फीयर के केस में फ्रिक्शन 2/5F ही लगेगा, और सॉलिड स्फीयर के केस में फ्रिक्शन 2/7F ही लगेगा। समझ गए? ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पूरा टॉपिक हो जाएगा अपना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया, ये करते हैं लास्ट। सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर डिस्क की तरह होता है। सॉलिड सिलेंडर को डिस्क की तरह ले सकते हैं, तो इसका फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? F/3। इस 6 kg का म्यू की वैल्यू है 1/2, ये है 15 मीटर, और एंगल थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो वही फाइंड करना है, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम टू रीच बॉटम, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। इधर क्या लगेगा? mg sin थीटा। mg sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं बस। mg कितना हो जाएगा? 60 × 30, तो ये कितना लगेगा? 30 न्यूटन। इस तरफ ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा 30√3। फ्रिक्शन बताना ना, डिस्क के केस में क्या होता है? F/3, तो 30/3। फ्रिक्शन आ गया 10 न्यूटन। कितना आ गया? 10। इस तरफ 10 न्यूटन। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 30 लग रहा है इधर, 10 लग रहा है ऊपर, नेट कितना हो जाएगा? 20। मास कितना इसका? 6, तो ये हो जाएगा 3/10, 10/3 सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन वही सेम अल्फा बताना है। ना तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई टॉर्क आएगा, ना 30 न्यूटन की वजह से कोई टॉर्क आएगा, ना ही 30√3 की वजह से कोई टॉर्क आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेंटर में से पास हो रहे हैं। अगर टॉर्क आएगा तो सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स की वजह से आएगा। समझ गए? तो इसका टॉर्क निकालते हैं पहले। क्या निकालते हैं पहले? टॉर्क। फोर्स 10 × रेडियस कितना है? हाफ, 5 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर टॉर्क टाउ की यूनिट होती है। अब फाइंड करते हैं अल्फ़ा।
टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा, टाउ की वैल्यू 5, आई एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है डिस्क के केस में। मास कितना है इसका, रेडियस 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा, ये हो जाएगी कितनी हो जाएगी 3 इंटू रुको यार, हाँ अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, हाँ 20/3 अल्फ़ा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 20/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम टू रीच बॉटम वही इक्वेशन लगा देते हैं अपनी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है, एस 15 मीटर, यू वही 0 हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, सॉलिड सिलेंडर क्या है स्टार्टिंग में, रेस्ट में है, तो यू क्या हो जाएगा 0। हाफ एक्सेलरेशन कितना फाइंड किया है 10/3 इंटू टी का स्क्वायर, तो हो जाएगा 5, ये इधर जाएगा कितना बनेगा 15 इंटू 3 45, 5t का स्क्वायर, टी की वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर की 9, तो टी की आ जाएगी 3 सेकेंड। ठीक है, गचड़ पचड़ जाता होगा ये। ठीक है, तो टाइम टू रीच बॉटम आ जाएगा 3 सेकेंड, थोड़ा साफ करना पड़ेगा। अब क्या फाइंड करना है, लीनियर वेलोसिटी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी तो फाइंड करनी है, u हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन कितना था 10/3, टाइम 3 सेकेंड, तो लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी वही लगा देते हैं अपना फ्रिक्शन जो मेन ही है, v इक्वल टू आर ओमेगा, v कितनी है v 10, ये कितना है हाफ, ओमेगा फाइंड करना है, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। डन, रेडियन है, सॉरी रेडियन आएगी। ठीक है, पूरा रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है जी।